दोस्तों, मैं फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ अपने व्लॉगिंग चैनल पे और माता रानी के ज्योति दर्शन से इसकी शुरुआत करता हूँ। माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर और आप सबके ऊपर बना रहे। इसी के साथ मैंने अपनी इस ब्लॉगिंग चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। इस ब्लॉगिंग चैनल में मैं अपना जनरल ब्लॉग, डेली का रूटीन एक्टिविटीज़ और उस एक्टिविटीज़ में मैं जनरल स्टडीज़ डिस्कस किया करूँगा अपने बेटे के साथ, ताकि उसकी स्टडी भी कंटिन्यू रहे, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना आए, साथ साथ में एंटरटेनमेंट भी हो और एक प्ले वे मेथड में स्टडी भी कंटिन्यू रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये प्रैक्टिस, ये मेरी जो शुरुआत है आपको पसंद आएगी और आप लोग अपने मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसको शेयर भी करेंगे जितना हो सके, ताकि इसको सफलता मिल सके, हमें सफलता मिल सके और आपका आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। इसी के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने चैनल की। धन्यवाद। अच्छा, अभी हमने खाना खा लिया, बेटू ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। और आज कितनी तारीख है? आज 11 डिनर हो गया हमारा, है ना? 11 तारीख है आज, 11 जुलाई। हाँ हाँ, 11 जुलाई है आज। अच्छा, अब मैं तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, ठीक है? तो चलो बताओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फॉर्मेशन कब हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 80। कौन था उसको फाउंडर मेंबर, ए.ओ. ह्यूम। फाउंड करने वाला? ए.ओ. ह्यूम। तो वो सिविल सर्वेंट था या फिर उसमें था, सिविल। मतलब डिफेंस में था? सिविल। अंग्रेज था या इंडियन था? अंग्रेज। वेरी गुड। अच्छा, और स्कॉटलैंड बताओ। का था। स्कॉटलैंड का था, वेरी गुड। और ये चीज़ बताओ कि उस टाइम इंडिया का वो कौन था वाइसरॉय? वाइसरॉय। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। और चलो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लॉर्ड डफरिन का जो टेन्योर था वो 1888 से लेकर कितना था? 1884 से 1884। लेकर 1888 तक, ठीक है? जो शिमला जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमने वो बिल्डिंग देखी है, वाइसरेगल हॉल, बड़ा सा, है ना? हर्मिट ऑफ बिल्डिंग, स्टेट भी कहा जाता है उसको। हर्मिट ऑफ स्टेट डफरिन को नहीं बोलते, वो डफरिन बोलते ही हैं ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को बोलते हैं हर्मिट ऑफ शिमला, मतलब सेंट ऑफ शिमला, है ना? वो एक्चुअली वो लिबरल काइंड का बंदा था। क्यों बोलते थे उसको सेंट ऑफ शिमला? लिबरल था थोड़ा वो, हाँ, मतलब इंडियंस के प्रति लिबरल था। क्रुएलिटी नहीं थी उसने, उसके अंदर उतनी क्रुएलिटी नहीं थी उन लोगों की तरह। तो क्या हुआ कि उन्होंने उसने पहले पता क्या किया था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे पहले उसने एक लेटर लिखा था कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बच्चों को, स्टूडेंट्स को। क्यों? कि उनको बोला था, उसने गाइड किया था कि तुम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो मतलब आपको, आपकी जो बातें हैं पब्लिक की, वो अंग्रेजों, अपने जो मतलब अंग्रेज जो थे उनके पास जो वो पहुंच पाए, ठीक है? तो इस तरह से वो, फिर क्या हुआ, फिर लॉर्ड डफरिन को उसने अपने कॉन्फिडेंस में लेके वो साइन करवा लिए थे उस पर, और इसीलिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी बाद में, ठीक है? मज़ा आ रहा है यस। इंडियन नेशनल मूवमेंट में? अच्छा, तो ये तो था। आज खाया क्या क्या? खाया अभी दाल बता। चावल। अच्छे लगते हैं दाल चावल? अभी आजकल बड़े अच्छे लगते हैं वैसे, बरसात में बारिश हो रही है तो। दाल चावल इज द बेस्ट भाई, और कुछ नहीं, चाहे फास्ट फूड भी नहीं है। फास्ट फूड तो बहुत गंदी चीज़ है यार। दाल तो चावल और सब्जियां बहुत मस्त। ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी जीके भी डिस्कस किया करेंगे, इसी तरह से हमारे ब्लॉग्स चलेंगे और इसमें घर की छोटी मोटी एक्टिविटी चलती रहेगी, है ना, डेली रूटीन वाली। साथ में थोड़ी थोड़ी जीके हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? ताकि ब्लॉग भी बन जाए और एक जो बच्चे की जो नॉलेज है वो भी अपग्रेड, एनहांस करती रहे, अपग्रेड होती रहे, ठीक है? तो मैडम क्या कर रहे हैं आप? ये मैडम वहाँ पे सिर पे लेटे हुए चादर हैं, ओढ़ते सर हुए। दर्द हो रही है और फिर लेटे हुए हैं मैडम। मोनिका नाम है इनका। यहाँ पे देखो। अरे गेम में बिजी हो गया था फिर से। गेम पे नहीं, व्हाट्सएप पे। गेम में बिजी हो गया था तो लाइट चली गई थी। सो अब कुछ क्वेश्चन और पूछेंगे दोस्तों, ठीक है? आज के ब्लॉग, मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि एक ब्लॉग में कम से कम भी 20 या 25 क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूं जो आपको भी काम आए और बच्चे की भी नॉलेज बढ़े और हमारी डिस्कशन जो है उस पर चलती रहे, ठीक है? ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन ही पूछेंगे, जनरल ब्लॉगिंग भी मैं करूँगा उसमें। लेकिन हम फोकस रखेंगे कि जो जनरल स्टडीज़ है उस पर हम मतलब आगे बढ़ते रहें, ठीक है? ताकि, हाँ जी पीयूष बोलिए फिर। जो
फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जब वो बनी 1885 में, है ना, 1885 में जब बनी, 28 दिसंबर को बनी थी ना। यस। तो वो सेशन कहाँ हुआ था? मुंबई। मुंबई में कौन सा कॉलेज में हुआ था? गोलकुंडा संस्कृत कॉलेज। अरे यार नाम ही याद नहीं रहता। गोलकुंडा संस्कृत। और कितने डेलीगेट्स पहुंचे थे उसमें? 72। 70 डेलीगेट्स पहुंचे थे। अच्छा, फर्स्ट सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो प्रिसाइड WC था? WC बनर्जी। पूरा नाम क्या है? विमेश चंद्र बनर्जी। विमेश चंद्र बनर्जी। और फर्स्ट जो अपने फर्स्ट सेशन में क्या मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन थे? ये क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वो हालांकि फाउंडर थे लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे, वो क्या बने थे? जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, एक दिन आपने बोर्ड पे लिखा था, मैंने याद कर लिया फिर। हाँ चलो, अब ये बताओ कि क्या पूछूं? अच्छा, जो सेकंड सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादाभाई नौरोजी, कलकत्ता में हुआ था 1886 में। 1886 में, हाँ ठीक है, कलकत्ता में हुआ था, दादाभाई नौरोजी बने थे। और थर्ड सेशन में? थर्ड सेशन क्या कहते हैं उससे, मद्रास में हुआ था, 1887 में हुआ था। उसमें थे हमारे रहमतुल्लाह सियानी नहीं थे उसमें। रहमतुल्लाह शाबाश शाबाश, याद करो, हो सकता है याद आ जाए। इसलिए नहीं थे। बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो। मुस्लिम तो थे। बदरुद्दीन तैयब जी। हाँ, बदरुद्दीन तैयब। और एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है कि वो फर्स्ट मुस्लिम थे। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के फर्स्ट, पहले वाले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे। बाद में अब्दुल कलाम, रहमतुल्लाह सयानी ना, ये सब बने थे, लेकिन जो फर्स्ट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, एक चीज बताओ, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन थे जो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? सबसे ओल्डेस्ट वो भी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब। ये याद रखना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताओ कि फर्स्ट इंग्लिश कौन थे, जो अंग्रेज कौन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? विलियम वेडरबर्न। अरे गलत, ही वाज जॉर्ज यूल। ठीक है, और विलियम वेडरबर्न उसके बाद सेकंड जो उसका सेशन था, मतलब उसके बाद सेकंड नहीं सॉरी, जॉर्ज यूल के बाद जो सक्सेसिव अगला जो सेशन था उसमें कौन बने थे? वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न। और विलियम वेडरबर्न भी अंग्रेज थे। ठीक है, वो ट्वाइस रहे थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विलियम ऐसा कौन सा अंग्रेज था जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, 2 बार प्रेसिडेंट रहा? विलियम वेडरबर्न। हाँ, और जो पहला प्रेसिडेंट रहा कांग्रेस का वो कौन? जॉर्ज यूल। और मुस्लिम प्रेसिडेंट? तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये बताओ कि फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन था? पारसी प्रेसिडेंट दादाभाई नौरोजी। पारसी थे बिकॉज काफी वो क्या कहते हैं उसे, हिंदी मेरी कमजोर है वैसे, निर्मल स्वभाव के होते हैं फारसी लोग। हाँ, पारसी, हाँ, मतलब लॉजिक ये नहीं है कि निर्मल स्वभाव के होते हैं। पारसी जो था, पारसी है कौन वैसे, ये बताओ, एक पारसी कौन होते हैं? जैसे हम इनको बोलते हैं सिख हैं। रिलीजन है एक। हाँ, ये लोग कहाँ से आए इंडिया में, मतलब कब कहाँ से आए थे ये? जब ईरान, तो मुझे भी याद नहीं, ईरान में कुछ विरोधी, हाँ, ये बेसिकली ये ईरान के लोग थे। और काफी मतलब पता नहीं, अब एक्चुअली मेरे को डेट नहीं याद, डेट कभी मैं देखूंगा तो आपको बताऊंगा कि कब ये लोग शिफ्ट हुए थे इंडिया। तो ईरान में जब काफ़ी ज़्यादा ये जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको निकाल दिया गया था, है ना, वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इंग्लिश ये मोहम्मदन और ये इनका जो फाइट शुरू हो गई, तो ये लोग वहाँ से बेचारे निकल के आ गए थे और इंडिया में बस गए थे। तो इंडिया में आकर काफ़ी ये जो लोग हैं ना काफ़ी समृद्ध हुए इंडिया में। जैसे टाटा, हाँ, टाटा पारसी थे। अच्छा, आपके इंदिरा गांधी जी के जो हस्बैंड थे फिरोज गांधी, वो भी पारसी। इनका नेम थोड़ा सा याद आ गया, मुस्लिम से मैच होता है, फिरोज गांधी। फिर हम और भी ले सकते हैं थोड़े से। तो ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन थे? दादाभाई नौरोजी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और फर्स्ट कौन, क्या बोला, इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूल। और ऐसा इंग्लिश प्रेसिडेंट जो 2 बार प्रेसिडेंट बना, हाँ, विलियम वेडरबर्न। ठीक है, यहाँ तक हमने काफ़ी मतलब सीखा। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे कभी भी किसी भी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, खासकर जो
सिविल सर्विसेज यूपीएससी या आपकी स्टेट सब है ना, स्टेट्स जो सर्विसेज रहती है ना, पब्लिक सर्विस मिशन के द्वारा जो ली जाती हैं, उनमें पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, साथ में उन पे हम फोकस करेंगे, बीच में और काफ़ी फोकस करेंगे। अभी नींद तो नहीं लगी आपको बेटा? नो। आपका होमवर्क हो गया? कंप्लीट हो गया। होमवर्क तो मैं स्कूल में कंप्लीट कर लेता हूँ, घर पे आके रिवीजन ही चलती है। ठीक है, तो यहाँ में हमारा ऐसा डिस्कशन चलता रहा करेगा, और मेरे ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। खैर कल सुबह उठ के देखेंगे, मतलब अभी सोएंगे नहीं, थोड़ी देर अगर मूड बना मैं थोड़ा और भी ऐड कर लूँगा, लेकिन कर लें कि 1900 तक कर लें। अच्छा चलो, ये 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब ये बताओ कि जो वंदे मातरम था वो कौन से सेशन में गाया गया? 1896 में कौन रहमतुल्लाह सयानी प्रेसिडेंट थे? से लिया था। हाँ, तो प्रेसिडेंट उस वक्त थे, मतलब कौन सा सेशन? कैलकाटा सेशन का, जो 1896 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का कैलकाटा में, वहां पर गाया गया था। और गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। लिया कहाँ से था? आनंद मठ से। बंकिम चंद्र चटर्जी की, चटर्जी एक ही बात है, बंगाली में अलग होता है। कौन सी बुक से? आनंद मठ से लिखी थी, एक श्लोक लिया था 1870 में लिखे थे वो, है ना, आनंद मठ। और बताओ, और क्या पूछूं? चलो एक चीज बताओ कि फर्स्ट जो स्वराज वर्ड है वो कौन से सेशन में, मतलब किसने दिया था? और सबसे पहले कांग्रेस के सेशन में कौन से सेशन में वो मतलब कॉइन हुआ था वर्ड? कॉइन होने का मतलब कि बोला गया था पहली बार स्वराज। दादा भाई नौरोजी ने कहा था। हाँ, लेकिन कौन से सेशन में? नहीं यार, नहीं, कोई बात 19 के आगे था। 1905 में जो था वो बोला था। हालांकि मेरे को अभी सेशन का कौन सी लोकेशन पे तो ये याद नहीं है, लेकिन मैं फिर कभी एक दिन आपको जरूर बताऊंगा सारे सेशन कहाँ होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और, 1906 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें दादा भाई नौरोजी ही प्रेसिडेंट थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। एक फर्स्ट उधर, एक 1905 और इनमें से जो है ना 1906 में। और कब बोला था हमने? 1905 और 1800। 1905 में नहीं रहे थे, 1905 में नहीं रहे थे, 1906 में उन्होंने कांग्रेस सेशन में अटेंड किया था, वहां पे वो स्वराज वर्ड बोला था। लेकिन 1905 में वो प्रेसिडेंट नहीं थे कांग्रेस के। ठीक है। 1906 में प्रेसिडेंट बने थे, तब उन्होंने बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास किया था, है ना, बॉयकॉट का, है ना। और वो एक्चुअली क्या था, एंटी बंगाल पार्टीशन जो हुआ था ना बंगाल का, उसके अगेंस्ट वो सेशन हुआ, मतलब उसके अगेंस्ट वहाँ रेजोल्यूशन पास हुआ था, बॉयकॉट वगैरह और स्वदेशी, है ना, अपनाओ, है ना, इस पे फोकस हुआ था उस टाइम। ठीक है। तो ये, और देखो 1907 तक तो कर ही लेते हैं गबर इस ब्लॉग में। 1907 11 चलो ठीक है। 1907 में क्या होता है? 1907 में फिर फूट पड़ जाती है, कांग्रेस का स्प्लिट होता है, फर्स्ट स्प्लिट होता है गरम दल नरम दल। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं वहां पर, और जो नरम दल के लोग थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और ये बदरुद्दीन तैयब जी, ये काफी सॉफ्ट कॉर्नर वाले लीडर थे। तो ये लोग वहां पर, मतलब इनमें फूट पड़ जाती है। कारण क्या था फूट पड़ने का? ये ऐसे मानते थे कि मतलब गिड़गिड़ा के ही आपका, हाँ, वो मतलब इसमें क्या रहता था, आजादी मिलेगी आपको। अंडर तो ब्रिटिश के रहना, मतलब इनकी जो डिमांड्स थी, जो कांग्रेस के जो एक मैच्योर्ड जो पर्सनालिटीज थी, यानी कि पुराने लोग जो थे कांग्रेस के, उनको ऐसा लगता था, उनका जो तरीका था, मतलब अंग्रेजों से अपनी बात कहने का या रखने का, उनका तरीका क्या था? वो ये कहते थे कि पेटिशंस के थ्रू वो एक्चुअली जाते थे कि ये हमारी मांग है, प्लीज इसको स्वीकार करो, गिड़गिड़ाते थे। तो ये जो जवान यंग लीडर थे, लाल पाल बाल और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये जो लीडर थे ये गर्म दल के थे। तो ये मतलब ये बोलते थे यार ये तो मेंढकों की तरह टरटराना हुआ, साल में एक बार टरटराओ इनके आगे और फिर कुछ मिलता है नहीं, है ना। तो ये लोग फिर फूट पड़ना शुरू हो गई कांग्रेस में, और इसी कारण 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है ना, ये अलग हो जाते हैं, जो जाके फिर 1916 में उनका सुलह होता है। बिना लड़ाई के तो होने नहीं वाला था कुछ। हाँ, चाहे गरम दल भी लग जाता, चाहे नरम दल लग जाता, बिना उसके वॉर के तो आजादी मिलने नहीं वाली। हाँ, वॉर के आजादी मिलनी भी नहीं थी, लेकिन उस टाइम इंडिया इतना इंटीग्रेटेड भी नहीं था और स्ट्रांग भी नहीं था, हमारे पास इतने हथियार नहीं थे कि हम अंग्रेजों के साथ लड़ पाए, ऐसा भी था। लेकिन एक तरह से वो जरूरी था, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल रहा है गर्म
दल वाले लोगों को भी आज़ादी दिलाने में आगे जाके, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने आगे जाके क्या किया था, वो इंडियन नेशनल, हाँ हाँ बोलो बोलो सब, सुभाष चंद्र बोस उसको ऑर्गेनाइज किया था ना। हालांकि वो गए थे उधर जर्मनी में। आजाद हिंद फौज का गठन तो कैप्टन मोहन ने किया था, वो उधर रास बिहारी बोस सिंगापुर में, लेकिन वो थे जर्मनी में। ऑर्गेनाइज आगे किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जो जोश भरा था, मर्ज हो गई थी उनकी, हाँ जो जोश भरा था वो सुभाष चंद्र बोस ने भरा था। उनकी पता है एक और रेजिमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, एक महिला जो वुमेन विंग थी उनकी ना आजाद हिंद फौज की, उसका नाम क्या था? रानी लक्ष्मी बाई। और उसकी लीडर कौन थी, कैप्टन कौन थी? लक्ष्मी सहगल, याद रखना है, याद है, ये क्वेश्चन मैंने तुमसे कभी डिस्कशन किया। लक्ष्मी सहगल उसकी। सुभाष चंद्र बोस का जो आपने बताया वो ऐसे हुआ है ना कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में गए, वहाँ पे हिटलर के साथ 7 या 6 आई थिंक जो वो थे हमशक्ल वो आए थे। हाँ हाँ, और वो कुछ ऐसी घटना है कि बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी में हिटलर से मिलने गए पहली बार, फर्स्ट टाइम जब गए, तो हिटलर ने अपने हमशक्ल बनाए हुए थे पहले ही, ठीक है, वो आम तौर पे नहीं मिलता था, इतनी आसानी से सबसे नहीं मिलता था। तो क्या हुआ कि उनको बिठाया गया और पहले एक बंदा आया, वो हाथ मिलाता है, बाकी लोग उसको सल्यूट करते हैं, ये मतलब ये समझ के सल्यूट कर किया, 6 लोगों को ऐसे कर दिया कि हिटलर है, ये भी खड़े हो जाएंगे कि हिटलर है, मतलब सुभाष चंद्र बोस कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वो खड़े नहीं हुए, वो बैठे रहे अपनी। वो हिटलर ने अपने आप से हमशक्ल बनवाए थे। हाँ, और उनकी सेना को भी नहीं पता था, उनकी सेना सबको करे जा रही थी, सोच रहे थे हिटलर यहाँ से गया वहां से आ गया। फिर जब असली आया तो सुभाष चंद्र बोस को ने उनसे हाथ मिलाया और उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला मेरी सेना को, तो मुझे मेरे बारे में पता ही नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि सोने की जो परख होती है वो सोनार को ही होती है, लोहार को नहीं होती। तो वो मतलब खुश हो गया। फिर उन्होंने बोला कि रखो जो मार्ग रखनी हो। उन्होंने बोला कि मुझे वो जो गैस चैम्बर जहाँ पे हिटलर मार देता था ना, जो यहूदी थे, ज्यूज जो थे ना, यस, सो वहां पे गया। क्योंकि वहाँ पे इंडियंस भी थे, जो इंडियन आर्मी गई थी वहां पे, क्योंकि ब्रिटिश की तो हम कॉलोनी थे ही, तो उधर गए थे हम। तो उन्होंने हमको पकड़ के रख लिया था। उन्होंने कहा था जो हिंदू जहाँ पे है हमें वहां पे भेज दो, और फिर मैं उन्हें इस तरह का मतलब भाषण दूंगा कि वो मेरे साथ हो जाएंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे। हाँ, इम्प्रेस हो जाएंगे। उन्होंने गए, हिंदू नहीं, मतलब जो उनका मतलब वो था कि जो वहां पे इंडियन आर्मी के लोग जो थे ना, वो उसने कैद कर रखे थे हिटलर ने। वो कैसे कैद हुए थे? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इंडिया तो अंग्रेजों का ही गुलाम था, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में इंडियन बहुत सारे थे, तो यहाँ से काफ़ी सारे लोग जो थे इंग्लैंड की तरफ से लड़ने विदेशों में गए थे। तो राइवलरी थी जर्मन और ब्रिटिश में, ठीक है। तो जर्मन के अगेंस्ट भी लड़े थे ना वो इंडियन पे, क्योंकि वो उस टाइम ब्रिटिश का हिस्सा थे। तो वो अरेस्ट कर लिए थे हिटलर ने, उन्होंने कहा ये कॉलोनी है यहाँ से भी। हाँ, तो उन लोगों को जो आर्मी वाले वहां पर अरेस्ट करे थे हिटलर ने, सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि ये आप मुझे सौंप दो, ये बंदे, मैं इसको ब्रिटिश के अगेंस्ट ही यूज करूंगा अपनी आर्मी में, आजाद हिंद फौज में लेकर, ठीक है। और आजाद बड़ा कहने पे वो बाद में मान गया था, आजाद हिंद फौज वही है, ठीक है। क्या कंफ्यूजन क्या, बोलो। कैप्टन मोहनलाल की नहीं है, मतलब जो उन्होंने बाद में सौंप दी थी किसे? तो भैया वो सुभाष चंद्र बोस के अंडर आई, फिर समझ गए बात। मैं वो मार्च तो बाद में हुई ना, जब हम, तो सुभाष चंद्र बोस ही थे उसको जो आगे वर्ल्ड लेवल पे लेके गए थे और बहुत बड़ा उसको बनाया, ठीक है। कैप्टन मोहन ने खाली उसका गठन किया था रास बिहारी बोस वगैरह के साथ मिलकर, लेकिन जो उसको मतलब आगे बढ़ाया था वो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। सो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट ब्लॉग और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी फर्स्ट मेरा अटैम्प्ट है ये, और अगर आप ये करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इसी तरह की वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगा, ताकि मेरे बच्चे को भी फ़ायदा हो, आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। सो गुड नाइट आज के लिए।